अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के वो मुश्तरका हेड होंगे। और ये उनका जो 5 साल का टेन्योर है वो आज से रीसेट हुआ है और पार्लियामेंट, लोअर हाउस और अपर हाउसेस यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट ने इस अमेंडमेंट को, 27वीं अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया है। आईनी तरमीम आ गई है और आर्मी चीफ जो हैं वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और उनका टेन्योर चलेगा नवंबर 2030 तक। और ये टेन्योर फर्दर 5 ईयर के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है पार्लियामेंट अगर चाहे तो। लेकिन आगे चल के देखना यही होगा कि 2029 में पाकिस्तान गोज़ फॉर इलेक्शन, उस इलेक्शन का क्या नतीजा निकलता है, कौन सी पार्टी की पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट में तो ज़्यादातर सभी पार्टीज मोरलेस आती हैं, किस गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आती है और फिर वो क्या डिसाइड करेगी नवंबर 2030 को। अभी बहुत टाइम बाकी है, 5 साल आर देयर। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो फील्ड मार्शल भी हैं और आईनी तरमीम जो नई आई है उसके तहत उनको लाइफ टाइम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है बीइंग फील्ड मार्शल, और वो यूनिफॉर्म में ही रहेंगे टिल लाइफ। और दूसरा ये भी इसमें आपको बताता चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर का एज़ आर्मी चीफ टेन्योर जो है वो इस माह जो है वो 3 साल का ओरिजिनली वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन पिछले साल 26वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के बाद उनका टेन्योर 5 साल का कर दिया गया था आर्मी चीफ का, जो कि नवंबर 2027 को ख़त्म होना था। लेकिन चूँकि अब ये 27वीं आईनी तरमीम आ गई जिसके तहत आर्मी चीफ जो हैं वो अब CDF होंगे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो 5 साल का ये टेन्योर होगा, 2030 तक वो सर्व करेंगे इस पोजीशन के ऊपर। और इसके बैकड्रॉप में जो है पैरेलल मुख्तलिफ चीज़ें भी चलती रही हैं, लाइक आईनी कोर्ट बन गई है, नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उसके पहले चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने इसका हल्फ भी उठा लिया है। और इन प्रोटेस्ट ऑफ दैट 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका इशारा जो है वो कि सुप्रीम कोर्ट नो मोर रिमेन्स सुप्रीम, और कॉन्स्टिट्यूशन को उनका ख्याल है कि इस गवर्नमेंट ने, सिटिंग गवर्नमेंट ने PML नून की, वो उसको पाँव तले रौंद दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, नो मोर जजेस एनी मोर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनाल्लाह, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया कल। और ये भी शुनीद है कि 2 और जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे में फॉलो देम सूट और वो भी रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि उनका कहना यही है कि जो है खलवाड़ कर किया है आइन के साथ PML नून की अलाइड गवर्नमेंट ने, कोलिशन गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे रेज़ हो रहे हैं। PML नून इस चीज़ को लेके लुक्स क्वाइट सेटिस्फाइड कि ये एक काइंड ऑफ ओपोनेंट जजेस थे उनके, या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि उनका ख्याल है कि ये जजेस उनको टारगेट करते थे, तो उनके जाने से वो PML नून फीलिंग रिलीव्ड। और कुछ जो लॉयर कम्युनिटी के लॉयर्स हैं, एक ग्रुप, उसका ख्याल है कि इनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था और सिस्टम में रहते हुए ही फ़ाइट करनी चाहिए थी, क्योंकि इन 2 जजेस के ऊपर PTI के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है स्पेशली ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह, अस्मा बुखारी, इन्होंने पॉलिटिकल जजेस कहा है इन दोनों को। तो इसमें ये भी चीज़ आती है कि भाई जिस तरह इमरान खान सिस्टम से आउट हो के लड़ाई शुरू की, उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए लड़ाई अगर कर रहे होते तो आज PML नून की गवर्नमेंट जो है इतनी ताकतवर नहीं होती और वो उसको इतनी प्रोटेक्शन ना मिलती, और जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ें टर्न अराउंड कर दी वो आपके सामने ही है। साथ में हम ये भी देखेंगे PTI क्या अब इसके बाद उसका लायामल क्या होता है। अभी तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, असम्बली के अंदर तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बाइकआउट किया इस सारी तरामीम को, लेकिन असम्बली के बाहर, रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर वो कितना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ओनली टाइम विल टेल। क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ा उनका प्रोटेस्ट हमें लास्ट ईयर नवंबर 26 को देखा था,
जिसमें पीटीआई का इल्ज़ाम था कि वो शायद उनका प्रोटेस्ट कामयाब होता अगर डायरेक्ट गोली ना चलती। तो उसके बाद से हमने देखा कि एक साल में जब भी ये पंजाब में निकले हैं, इस्लामाबाद में निकले हैं, तो जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, पुलिस है, उसने धर लिया या इनको एहतजाज से निकलने से पहले ही धर लिया जाता रहा है। माजी में हम देखते रहे हैं। आखिर में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक, उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई है फाइनली, और पीपल्स पार्टी ने नया प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नॉमिनी जो डिक्लेयर किया है वो फैसल राठौर हैं। और इसमें ये भी आ रहा है कि ये एक पार्ट ऑफ दैट डील था कि जिसके तहत कि अगर पीपल्स पार्टी इन तरमीम में फुल्ली सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, मीन PML नून को, और इसको अप्रूव करवाने में, तो उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो चेंज चाह रहे थे तो वो उनको वो चेंज मिल जाएगी। इन मौज़ूआत के ऊपर हमारे साथ जो गुफ्तगू करेंगे रमीज़ खान, सीनियर जर्नलिस्ट, इंग्लिश प्रेस से जुड़े हैं। रमीज़ खान हमारे साथ हैं। रमीज़ बताइएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो टेन्योर है रीसेट हो गया 5 साल के लिए, और लेकिन उन्होंने अब जो ऑफिस एस्यूम किया है दैट इज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि जिसका टेन्योर 5 साल का है, 2030 नवंबर तक ये चलेगा। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या ये नीड ऑफ द आवर था कि तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी, ये इसको एक तरह का इनको क्लब कर दिया जाए, इनके हेड को ये अंडर वन हेड हो जाएं, ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आपके सामने ही है जिस तरह के मई से इंडिया के साथ हमारी 4 दिन की जंग, और देन राइज एंड राइज ऑफ जनरल आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल भी बने। उसके बाद अब लाइफ टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी जो पार्लियामेंट ने उनको दे दी है थ्रू 27th अमेंडमेंट। इस पे बयान कीजिएगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक बात आर्मी चीफ को नवाजने की है, इन द सेंस कि उनको फील्ड मार्शल बनाया गया, उनकी जो इंडिया के खिलाफ हमारी जंग की जीत है उसको नज़र में रखते हुए, वो तो दैट मेक्स सेंस। लेकिन ये वाला जो मूव है, इसको वेल वन विल हैव टू स्टडी इन डिटेल टू अंडरस्टैंड कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है एयर फोर्स का, नेवी का और आर्मी का खासा मुख्तलिफ है। तो अब इसको अंडर वन रूफ लेकर आना और अंडर वन कमांड लेकर आना, उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, आई थिंक दिस विल बी फॉर द टाइम टू टेल। ये इतना आसान या एकदम यहाँ कह देना नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारी स्कर्मिशेस इंडिया के साथ हुई हैं, उसके अंदर आर्मी का और एयर फोर्स का एक डाइवर्जेंट व्यू होता रहा है। और हमने इससे पहले वाली जंग के अंदर जो एयर फोर्स का व्यू है वो डोमिनेट करता देखा, जिसके बाद फिर हम बालाकोट की विक्ट्री, अभिनंदन वाला वाकया हुआ। तो अगर उस तनाजुर में देखेंगे, थोड़ा सा बताओ रमेश साहब, एक सेकंड, इस पे अभिनंदन वाले में आपने वो लास्ट रिपोर्ट भी डेफिनेटली गो थ्रू की होगी। उसमें ये था कि जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी थे हमारे जनरल जुबैर हयात, उन्होंने ये प्रपोज किया था। देखें, जब ये इंसिडेंट हो गया, जब इंडिया ने बालाकोट के ऊपर अटैक किया और हमने जवाब देना था, तो उसमें ये हुआ कि उन जनरल हयात ने ये प्रपोज किया कि हमें पूरी तरह से टेक ऑन करना चाहिए इंडिया को, हमें अटैक कर देना चाहिए। लेकिन ये जो उनके सजेशन को किसी ने बाय नहीं किया। उस वक़्त के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पे एग्री नहीं किया। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे एग्री हुआ कि एयर फोर्स नहीं, ये राय की सेट को तबादत लेकर आए, इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए। ये वाकया जो है ये अब थोड़ा आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे लेकर आऊंगा। देखिए, बात ये है कि बाजवा साहब ने एयर स्ट्राइक के हवाले से उसका जवाब देने से भी रोका था। दिस इज अ मैटर ऑन रिकॉर्ड, कई जगह पे पब्लिश हो चुका है। एयर फोर्स ने और जॉइंट चीफ का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें उनका व्यू पॉइंट मुख्तलिफ था। और होता ही ये है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं और मुख्तलिफ फोर्सेस के मुख्तलिफ हेड्स मुख्तलिफ व्यू पॉइंट रखते हैं, तो उससे एक आप कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, जिसमें सारी की सारी फोर्सेस जो है वो अपना व्यू पॉइंट देती हैं, क्योंकि उनकी टेक्निकल एनालिसिस मुख्तलिफ होता है। एयर फोर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस मुख्तलिफ है, ग्राउंड फोर्सेस का मुख्तलिफ है और नेवी का मुख्तलिफ है। सो आई थिंक इट विल बी फॉर द टाइम टू टेल कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। शायद मतलब आई एम नॉट अमंग्स्ट दोस्त जो शायद इसको पॉजिटिव लाइट में ले रहा हूँ, लेकिन बहरहाल चूंकि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एक जंग जीता है और उसकी खुशी में अगर हम फील्ड मार्शल को हमने एक और ओहदे से नवाजा है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स दिस। लेकिन अगेन जिस तरह आई हैव सेड कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं दैट विल बी फॉर द टाइम टू टेल। इट इज नॉट वेरी इजी टू डिटरमिन के इसके जो ऑपरेशनल जो
वो हिकअप्स आएंगे उसको एड्रेस किस तरह किया जाएगा, उसके अंदर एजुडिकेटर का रोल कौन प्ले करेगा, अगर एयरफोर्स में मसाइल आते हैं तो फिर आर्मी अपना किस तरह स्टेप बैक करेगी। सो अगेन दीज आर ऑपरेशनल मैटर्स, अगेन इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं करेंगे। आई होप यू नो कि हम चीज़ें जो है ऑपरेशनल चीज़ें जो है आर्मी की उनको डिस्कस करने से कोई भी मुल्क को नहीं करना चाहिए, आगे नहीं करेंगे। सो आई थिंक इन द लार्जर व्यू ऑफ थिंग्स वी वांट अ वॉर, और इन द लाइट ऑफ इट अगर हम अपने 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 फोर्सेस को, जिस तरह हम एयरफोर्स के चीफ हैं या नेवी के चीफ हैं, सबको एक स्टेप अप देने के इरादा रखते हैं। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट। हम्म सो मुझे बताइएगा कि मूव फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से जजेस की तरफ आते हैं। तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह अतर मिनल्ला ने रिजाइन कर दिया। ये बेटर ना होता कि अगर वो फील्ड में रहते और देखें सिस्टम में रह के आप उसको अपोज कर सकते हैं व्हाटसोएवर, मतलब इसमें वो कहते हैं आइन नहीं रहा और बिल्कुल जो है पार्लियामेंट ने इसको सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से, सब चीज़ें मान लें। लेकिन रेजिग्नेशन क्या इसका सॉल्यूशन है, या कि आप उसके अंदर रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए इसको फाइट आउट करते, फाइट फॉर द राइट सिस्टम, फाइट फॉर द जस्टिस? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट साउंड्स वेरी फैंसी जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन विद इन द सिस्टम ऐसा कोई रूम अवेलेबल नहीं है। आप बार-बार डिसेंट कर सकते हैं, आप लेटर्स लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको फॉरेन स्पीचेज़ या फॉरेन जो आपके लिए इन्विटेशंस आती हैं, मुख्तलिफ डेलीगेशंस का हिस्सा बनेगी या मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में स्पीकर बनेगी, जब आपको उसमें जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, डिस्पाइट यू बीइंग द सीनियर मोस्ट जज, तो मेरे ख्याल कुछ सवालिया निशान आपकी अपनी ज़ात पे खुद से भी लग जाते हैं कि व्हाट एम आई डूइंग, मतलब आई एम द सीनियर मोस्ट जज और मुझे चीफ जस्टिस से इजाज़त लेनी पड़ रही है कि बैरून मुल्क एक स्पीकर बनने के लिए, किसी जगह पे एड्रेस करने के लिए। सो आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो दे वर फार बियॉन्ड व्हाट व्हाट एनीबॉडी कैन सी। और इसके तनाजुर में जो हमारे दोनों जजेस ने या इसके बाद जो जजेस सुनने में आ रहा है कि मज़ीद जजेस भी जो है दे फॉलो सूट, जो रिज़ाइन कर रहे हैं, उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा हम कंस्टिट्यूशन देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो ख़त-ओ-किताबत का सिलसिला देख चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने लिखा उसका क्या हुआ, इंक्वायरी क्या बनी, पेशावर हाई कोर्ट के जज ने लिखा उसका क्या हुआ, क्या बना। तो भी अब आप कह देना कि जनाब वो सिस्टम से जुड़े रहें ताकि सिस्टम को क्रेडिबिलिटी मिले, क्यों सिस्टम को क्रेडिबिलिटी मिले? यही तो इमरान खान के नाक़िदीन ने बोला था कि इसको सिस्टम से जुड़े रहना चाहिए, वरना देखिए पंजाब असेंबली गिरा के, उस केपी की असेंबली गिरा के उसको क्या मिल रहा है? तो भाईजान सिस्टम से बाहर निकलना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, सिस्टम से बाहर निकलना है। दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, दे हैव लेफ्ट द सिस्टम। आई थिंक दिस वाज़ द मोस्ट ऑनरेबल वे टू गो अबाउट इट। लेकिन जो बाहर लोग कहते हैं कि उनको सिस्टम में रहना चाहिए, मेरी नज़र में वो इस सिस्टम को तक़वियत देना चाहते हैं, मेरी नज़र में वो चाहते हैं सिस्टम स्ट्रेंथन हो। इसके अलावा कोई बंदा अगर रिज़ाइन कर रहा है और इन गुड फेथ रिज़ाइन कर रहा है, उसके पीछे उसका मैलिस नहीं है, सो आई थिंक वी शुड एप्रिशिएट देम कि ठीक है, उनको सिस्टम समझ नहीं आया, दे विथड्रू, उसमें एतराज़ तो किसी शख्स को नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो उन्होंने विथड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशली आपके मिनिस्टर्स जो हैं मैदान में आ गए हैं, उनको कह रहे हैं पीटीए की बी टीम है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्रैश क्रिटिसिज्म। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि आप अपने सीनियर मोस्ट जजेस को इस तरह के अलक़ाबात से नवाजते हैं, जबकि उनके ऊपर कोई इस किस्म के मामलात नहीं हैं जो जस्टिस साकिब निसार पे रहे हैं या जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के साथ रहे हैं। उनके इस किस्म के अगर मामलात हैं भी, तो वो भी पीएमएलएन से मुतल्लिका हैं। शायद एक जज पे ये सवाल उठता है कि उसने नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया? तो वो भी नून लीग के फ़ेवर में था, नून लीग के खिलाफ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको ट्रोल किया जाए, जिस जिस स्पीड से और जिस इंटेंसिटी से उनको ट्रोल किया जा रहा है। एक एक और बात भी कही जा रही है इनके हवाले से, वो ये है कि perhaps they were made to resign like Justice Zahir Naqvi, like Justice Ijazul Hasan. They resigned in fact. तो तो आई थिंक मेरा, हाँ, ये हो सकता है। देखिए, बाकी ये बिहाइंड द सीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन द फैक्ट्स दैट वी हैव ऑन द फोरग्राउंड, उससे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इस तरह से प्रेशर में लाया जा सकता है। ये प्रेशर तो सीधे वो इसलिए अगर वो भी आपने भी उसका खुद ही बताया कि उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। काइंड ऑफ ईसीएल के ऊपर उनका नाम था इससे पहले। अगर आप ये देख लें, जहाँ भी बाहर वो उनको परमिशन ही नहीं मिलती थी कि आप बाहर जा सकते हैं, इसको अटेंड कर सकते हैं। तो एक ये भी चेक करें कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें ऐसे चल रही थी। इवेंचुअली अगर हम देखें कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हायर हायर कोर्ट्स हैं, उसमें एक फर्ज वाला मामला चल रहा हो। फर्ज से मुराद ये है कि वहाँ पे ऑपरेशन क्लीनअप जो है वो भी एट द सेम टाइम लॉन्च हुआ है। देखिए, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक स्पीकरशिप की कॉन्फ्रेंस को या एक स्पीकरशिप की अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर देने से आप जस्टिस मंसूर अली शाह को इतना प्रेशर कर सकते हैं कि वो रिज़ाइन कर जाएँ। वो इतना, ही इज़ नॉट अ सॉफ्ट बॉल, वो इतना आराम से काम करने वाले नहीं थे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस बने, उसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर आई थिंक कम प्ले आउट किया होगा। इंटरनली जो इंसान की कॉन्शियस कॉल होती है कि व्हाट एम आई बीइंग अ पार्ट ऑफ, क्योंकि देखिए आप जिस सिस्टम में हिस्सा रहे, 26वीं तरमीम भी अभी ये उन्होंने किया उस वक़्त। 26वीं ज़मीन में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था ना। अब
जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा था वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने करने हैं मीन आई की बात ये है कि जब एक गलत होगा तो शायद उस गलत को अंडू करने के लिए आप थोड़ी तगदौ करेंगे, लेकिन जब गलत के बाद गलतान हो जाता है तो उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। 26वीं आईनी तरमीम यू हैव टू नो कि टिल टुडे वो कोर्ट के सामने पेंडिंग है कि चैलेंज हुई भी है, लेकिन उसका फेट क्या है। इसी वजह से जब 27वीं आईनी तरमीम आई तो गुजर जाए पेंडिंग दे रहेगी। कोई पता ही आगा सिस्टम तो हजूर बात नहीं ऐसा नहीं ना होता। देखिए बात ये जुडिशरी के खिलाफ कोई चीज होती है तो वो एक्सपेडिशरी टेकअप की जाती है, उसके लिए रोका जाता है। आप अगर याद करें तो इससे पहले की तरमीम जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा ने दवाम बख्शा था, वरना इससे पहले की तरमीम जो है लेकिन अबे सर के जस्टिस काजी प्लीज आजू का ईसा के वाले पे पाल ने भाव की भाई साहब रमीसा काजी फैज ईसा के ऊपर आ जाए। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उनका नाम वाज डूइंग द राउंड के वो पहले चीफ जस्टिस होंगे आईनी कोर्ट के ऊपर। वो बाहर इस टाइम यूरोप में बैठे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मीन कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स लॉन्च की हुई थी उन्होंने, जिनको उन्होंने ओब्लाइज किया था उनको वो ही वाज लिटरली रिक्वेस्टिंग। सोर्सेज यही कहते हैं कि मुझे इसका चीफ जस्टिस बनाया जाए नई आईनी कोर्ट का, लेकिन कंसेंसस नहीं हुआ जो पावर प्लेयर्स है और फाइनली जस्टिस समीनुद्दीन खान को बना दिया गया जो कि सर्विंग जज हैं। तो एक तो सेटबैक है काजी फैज ईसा के हवाले से भी, इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपका जो बात हो रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, देखें जब काजी फैज ईसा थे चीफ जस्टिस और वो एक अपने स्टाइल में जो भी कर रहे थे फेवरिंग वन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एंड डिसफेवरिंग अनदर वन, उसमें उस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह एक्ट नहीं कर पाए। उस वक्त भी बहुत कुछ गलत हुआ और गलत हो रहा था, तो तब भी तो वो रिजाइन नहीं करके गए। फिर 26वीं तरमीम आई तब भी रिजाइन नहीं किया। अब इसकी लैब टू अंडरस्टैंड नहीं मेरी आई थिंक इज वेरी अनफेयर, दिस क्रिटिसिज्म इज वेरी अनफेयर। उसकी वजह यह है कि आप तब समझिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह वाज वेटिंग फॉर हिज टर्न। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो एक अजीब मुल्क के अंदर तमाशा लग गया ना कि फिर हम बात करेंगे और बात जो है उस तरफ जाएगी कि हमें हमारी जुबान बंदी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पैरामीटर है वो सीनियरिटी का पैरामीटर था, दूसरी तरफ सीनियरिटी का पैरामीटर नहीं था। हमने जहां हमें सोच दिया वहां प्रोसीजर एक्ट आया वही कंट्रोवर्शियल था बेसिकली। उस जनाब आपने तोड़ दिया ना, आपने प्रोसीजर एक्ट के तहत तोड़ नहीं दिया, आपने सब्जुकेट कर दिया जुडिशरी को। जो बंदा इंतजार कर रहा था कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस मैं बनूंगा, उसको आपने ऐसे मकाम पे लगा दिया कि नाउ इट मीन सी इज फ्यूचर इन द कोर्ट्स को नजर नहीं आया कि मेरे लिए देयर इज नथिंग, मैं इसके आगे ओहदे कोई अचीव नहीं कर सकता, स्पेशली अगर मैं इफ आई डोंट फॉल इन लाइन। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का उस वक्त खामोश होकर बैठना एक तदबीर हो सकती है, एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो ही हैड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। उनके पास कुछ भी नहीं था। आगे नजर आ रहा था कि एक कोर्ट बन रही है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, उस पर एक और चीफ जस्टिस लगा दिया। जस्टिस को जो है अब आपने इस करने के लिए इस पे कमेंट पे रह गया वो ये है कि जब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे और जिस तरह से ओपनली वो फेवर कर रहे थे पावर प्लेयर्स को, स्पेशली आप एंड सर्टन सर्टन प्लेयर्स को, मैं क्या इसमें ज्यादा बात करूं, वही आपने फिर तालाबंदी वाली क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह मतलब खड़े होते फुल फ्लैज उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसे थी कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक करार थी। देखिए तब डिसेंटिंग नोट आते थे, हमारे चीफ जस्टिस हजरात जो है, हमारे जस्टिस हजरात सुप्रीम कोर्ट के डिसेंटिंग नोट लिखते थे और डिसेंटिंग नोट पे हम लंबे लंबे तबसरे भी करते थे, प्रोग्राम भी करते थे। हम क्यों उस चीज को बोल रहे हैं? इन द कैपेसिटी ऑफ सीनियर बहुत सीनियर पुनी जज ही हैड आई मीन एक लिटिल लीगल रूम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बाहर निकल के मैदान में आ जाएंगे। बहरहाल आपको कुछ लियालिटी जो है मेंटेन करनी पड़ती है, आपको अपने फेलो के जजेस का एहतराम रखना पड़ता है, कुछ डेकोरम को मनुज़ खातिर रखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है विद इन हिज ओन कैपेसिटी ही डिड व्हाट ही कुड हैव डन। शायद कुछ ज्यादा किया जा सकता था, लेकिन उसके पीछे फिर ये भी तदबीर, जैसा मैंने पहले बोला, हो सकती है कि जनाब जब मैं खुद चीफ जस्टिस बनूंगा तो आई ये सारा हाउस नोट कर लूंगा और चीजें जो पुराने नुकसानात हुए हैं आई डू से तमीर के बात हो जैसे मंसूर अली शाह का तो बिल्कुल सीन पता कट गया था कि वो नहीं देखिए डिफरेंट मकबूल शाह का पता इसलिए तब तक नहीं कटा हुआ था। देखिए जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह का पता इसलिए नहीं कटा था कि उम्मीद ये थी कि जनाब जब ये फुल कोर्ट के पास आएगा तो सुप्रीम कोर्ट रियलाइजिंग कि ये इतना बड़ा ब्लो है जुडिशरी को, इतना ज्यादा स्कम किया जा रहा है जुडिशरी को, शायद इसको रिवर्स कर दे। बहुत ज्यादा देर तक ये उम्मीद रही है और उसके बाद एक न्यू नॉन डेवलप हो गया कि चलो वो 3 बेंच का हिस्सा बन गए जस्टिस मंसूर अली शाह और सब चीजें वेंट बैक टू द रूटीन, बैक टू नॉर्मल चली गई थी। लेकिन इस बारी तो जब आपने एक शब खून मार के अब आपने सबक नहीं लिया और आपने अगला शब खून मार दिया, इसका मतलब ये है कि आप सारे जजेस को जो है वो रबर स्टैंप बनाना चाह रहे थे एंड फ्यू जजेस डिडंट एग्री विद इट, बट दे हैव ऑप्टेड आउट। आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट अप्रोच, इसमें कोई अर्ज नहीं है। आई थिंक आई एम ऑल इन फेवर। लेकिन आप ये नहीं समझते
क्या आप ये नहीं समझते कि उनके ऊपर प्रेशर था या बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि आप रिज़ाइन कर दें, इट वुड बी बेटर फॉर यू, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह? आप ये नहीं समझते कि वो अंडर सम प्रेशर उन्होंने रिज़ाइन किया है, बल्कि उन्होंने अपने ज़मीर के आवाज़ के ऊपर किया है रिज़ाइन? देखिए, प्रेशर और ज़मीर की आवाज़ 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। प्रेशर तब आता है जब आपके क्लोज़ेट में कुछ स्केलेटन होता है और उससे फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। जिस तरह इससे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको हमने ब्लैकमेल होते देखा। उनको उनके पीछे जो केसेज़ थे, उनका पता था कि जनाब वो केसेज़ को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वो केसेज़ गलत हैं या ठीक है, चूँकि मैं उनका नाम नहीं ले रहा, इसलिए मैं केसेज़ की डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन बहरहाल वो केसेज़ उनके थे और शायद अगर वो ना रिज़ाइन करते तो शायद केसेज़ के थ्रू उनके ऊपर एक तलवार जो है वो गिरा दी जाती। इस केस में अभी तक जस्टिस मंसूर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। जस्टिस अतर मंडला के हवाले से अगर आप बात करें तो जस्टिस अतर मंडला जो है, वो जब से सुप्रीम कोर्ट आए हैं तब से ही हैज़ ये उनकी रेपुटेशन अपराइट जजेस की है, दोनों की, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, दोनों की रेपुटेशन अपराइट की है और एक मोर और लेस क्लीन हिस्ट्री है। आल्दो के एक पूरा फ्रंटल अटैक किया है ख्वाजा आसिफ ने इनके ऊपर, वो एक अलग बात है क्योंकि वो अब उसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल तनाज़ुर में देख रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस जो हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनका अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट देयर ऑनेस्टी, देयर इंटेग्रिटी एंड देयर अपराइटनेस। लेकिन फिर सवाल वही है कि ज़मीर की आवाज़ जो है वो अगर अगर आप हालात के आगे एक एक अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे विद इन द जुडिशरी और आप एक नई स्ट्रैटेजी से, एक नए दाएँ अमल से या आप बिल्कुल ही रिटायर करना चाह रहे हैं सिस्टम के साथ, चूँकि आपको लगता है कि जनाब सिस्टम का हिस्सा रहने से आप इस सिस्टम को तक़वियत बख्श रहे हैं, दवाम बख्श रहे हैं। सो आई थिंक हो सकता है चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकता है दे आर कंप्लीटली गिवन अप ऑन द सिस्टम। आई डोंट नो, इट विल बी फॉर द टाइम टू टेल कि वो क्या करते हैं, उनकी आगे स्ट्रैटेजी तैयार रहती है, वो मैदान में रहते हैं या मैदान पे गुफ्तगू का सिलसिला रमीज साहब से जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। रमीज़ साहब, बताइएगा कि काज़ी फैज़ ईसा साहब की ख्वाहिश थी या कि किसी और एक आध पार्टी की तरफ भी ये जा रहा था जो रूलिंग पार्टी है, वो चाह रही थी काज़ी फैज़ ईसा साहब की सर्विसेज़ बहुत हैं फॉर द कंट्री एंड बाकी आगे मैं क्या कहूँ? तो उनको पहली आईनी कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन आपके सामने है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है, उन्होंने पहली आईनी कोर्ट का हल्फ ले लिया है एज़ चीफ जस्टिस। तो काज़ी साहब के साथ क्या हुआ? हाँ, अगर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको शायद ऑफ द कफ अगर मैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ और इसी नोशन के साथ आगे बढ़ूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा जो हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं, वो ही वाज़ इन द रन इस पोज़ीशन के लिए। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू अगर इसी इसी नोशन से हम आगे बढ़ें तो उनका ये था कि ही वाज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर। जाने के बाद शायद उनकी कंट्रोवर्शियलनेस में इज़ाफ़ा हुआ, उनकी एक नेगेटिव परसेप्शन में इज़ाफ़ा हुआ। तो आई थिंक अगर तो कुछ लोगों ने उनको कंसिडर करना था या वो अपने आप को कंसिडर करवाना चाहते थे, तो दिस बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स कि वो शायद इस पूरी रेस से बाहर बहुत जल्दी बाहर निकाल दिए गए। बावजूद इसके कि जिस तरह अभी आपने बोला कि उनकी सर्विसेज़ सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा थी। शायद ये सिस्टम आज कायम ही ना रहता अगर वो ना होते। बहुत सारे ऐसे कानूनी काम हो जाते जो उनके दौर में मतलब नहीं हुए, उनके आगे बंद बाँधा गया। कानूनी बूशकाफियों से उनको दवाम बख्शी गई ऐसे कामों को। इलेक्शन जो है वो डिले कराना था, वो डिले करा दिए। आपने आपने जिस जिस तरह से आपने इस पूरे सिस्टम को टू आर्म ट्विस्ट करना था, वो आपने आर्म ट्विस्ट कर दिया। आपके कमिश्नर से बाहर निकल आए होते हुए भी जनाब है। आपने कहा भाई ऐसी की तैसी, हमने जो तय कर लिया उसको कौन बदल सकता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बाहर निकल आई कहते हुए कि रैगिंग हुई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत। पीपल्स पार्टी का तो इल्ज़ाम का सबको पता है, लेकिन गालिबन लोगों को ये नहीं पता कि नून लीग भी इलेक्शन के बाद बाहर निकली थी ये बताने के लिए कि जनाब पीटीआई को जो इलेक्शन दिए गए हैं वो चोरी-शुदा इलेक्शन है केपीके के अंदर। तो नेक्स्ट ये कि इवन पीटीआई ने भी, पीएमएलएन ने भी इलेक्शन पे इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन बावजूद इसके कि सारी पॉलिटिकल 100% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, दोज़ हू वॉन, दोज़ हू लॉस्ट, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फिर भी इलेक्शंस को जो है उस पे कोई आँच नहीं आई। उसकी इंटेग्रिटी को सिक्योर किया गया। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सर्विसेज़ बहुत थी, लेकिन फिर उनका जो परसेप्शन था, उन्होंने जो इमेज क्रिएट किया शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार होने का, मेरे ख़्याल दैट इज़ व्हाट उससे उनको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ठीक है, फिर यूरोप में मज़े करने दें उन्हें, ठीक है, सैर-सपाटे करने दें यूरोप में ही। पाकिस्तान आके क्या करना उन्होंने? वो रिटायरमेंट बड़े बेहतरीन मिल जाते हैं और दूसरा जब आपने इतने अच्छे काम किए होते हैं तो फिर आपके चाहने वाले भी बड़े होते हैं, तो शायद आपको रिटायरमेंट के ऊपर गुज़ारा भी नहीं करना पड़ता। लेकिन बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि मतलब अभी तक उनकी ऐसी जो करप्शन की टेल हमारे सामने नहीं है। बाकी बहुत संगीन इख्तिलाफ़ात हम उससे कर सकते हैं, लेकिन कोई उनकी करप्शन की बहरहाल अभी तक कोई टेल सामने नहीं है, तो इसलिए वी विल नॉट गो इन दैट स्पेकुलेशन।
रॉय बब्बू से इमरान के हवाले से उनकी एक पूरी दास्तान है, लेकिन फिर उस पे फिर कभी बात होगी। रमेश साहब मुझे ये बताइएगा पीटीआई कहाँ खड़ी है? चीफ मिनिस्टर केपी के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं सुहेल अफरीदी, छठी मर्तबा उनकी मीटिंग नहीं हो पाई। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ अडयाला जेल में। और दूसरी जानब पीटीआई ने पार्लियामेंट में तो प्रोटेस्ट किया है, वॉकआउट भी किया है। अब वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे निकलेंगे। है इस पोज़ीशन में पीटीआई निकल सकती है? 3 साल के कहानी के बाद जो देख ज़ुबैर साहब, बात ये है कि पीटीआई के अगर मैं आपको 4 लीडरों के नाम बोलूँ तो मुझे 4 लीडरों के नाम आप शायद ना बता पाएँ। असद कैसर, शायद असद कैसर के बाद आपको कोई बड़ा लीडर मिले ही ना। अली मोहम्मद अहमद खान लेकिन मोमिन सिंह से गायब है। बैरिस्टर गौहर तो आपको भी पता है कोई बड़े लीडर पीटीआई के नहीं हैं। सलमान अकरम राजा साहब को पीटीआई के बड़े लीडर नहीं है। आलिया जो है वो कोई बड़ी लीडर पंजाब की नहीं है। मतलब है कौन? हू इज़ देयर? इनके पास कौन है? लीडरशिप में कौन है जिसको लोग देखकर जो है वो एक्साइटेड होते हैं, या लोग देखकर उसके पीछे आना चाहते हैं, या उसके पीछे एहतजाज की कॉल को फॉलो करेंगे या लबैक करेंगे। तो पीटीआई की सारी जमात जो है वो टूट-फूट का शिकार है, और टूट-फूट का शिकार वो इटर्नली नहीं है, बिना एक्सटर्नल प्रेशर, और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि शायद तारीख में इतना प्रेशर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं रहा। और वो प्रेशर इसलिए डाला गया कि वो चूँकि कुछ लोगों को लगता है, कुछ आज भी कुछ इदारों को लगता है कि पीटीआई को थोड़ी-सी भी पॉलिटिकल स्पेस मिली तो वापस बहुत तेज़ी से कब्ज़ा कर जाएगी। और इस चीज़ का इदराक और इस चीज़ का शायद आपको पता तब लगता है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई होती है, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी की तैसी इमरान बाहर निकले ना, तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इनको क्या पता इनकी औकात क्या है। यकीन करें, पीपल्स पार्टी से जब आप बात करें ना, उनको नून लीग पे गुस्सा आया हो, तो वो इमरान नहीं ज़िक्र करते हैं, और वो हमेशा यही कहते हैं कि इमरान को जो है एस्टेब्लिशमेंट टूल के तौर पे इस्तेमाल करेगी, जिस तरह बाहर निकलेगी इनकी गवर्नमेंट का दरन-तख्ता हो जाएगा। तो इस चीज़ का इदराक तो मेरे को सबको है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन पीटीआई के पास कुछ नहीं है, इस चीज़ का भी इदराक सबको है। उस पास क्यों कुछ नहीं है, उसकी वजह ये है कि लोग डरते हैं। मुझे ज़ुबैर साहब भी बताइएगा, आपको इतना अरसा हो गया सहाफ़त के अंदर, जितने इकोनॉमिक बुरे हालात पिछले 2-3 सालों में आए हैं, आपने कभी सड़क पे कोई जलसा देखा हो? आटे के लिए, चीनी के लिए, कोई आपने कोई कहीं पे आपने देखा हो 100 बंदा 50 बंदा रह रहा है एहतजाज के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं जो प्रोडक्ट में है। ये भी तो देखें ना, आप बाहर निक आप आप तो बिना गिनने के लिए और तैयार लट दो ना इतना। देखिए, पीटीआई के लोग हाथों में पिस्तौल लेके तुम्हें बैठे ही, ये कोई आतंकवादी तो नहीं है ना जिनमें स्टेट के खिलाफ जंग लड़नी है, तो स्टेट में बैठ के स्टेट को कोई ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको आतंकवादी के तौर पे ट्रीट करेंगे सिर्फ इसके लिए कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट और आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और फिर अगर हम इसको तफसील में डिस्कस करेंगे तो फिर हमें विल रोटेट बैक टू योर फर्स्ट टॉपिक, तो शायद आपके सामने अभी 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 छोटी एग्जांपल लेना है, मतलब पंजाब पुलिस सिस्टम पूरी अ, एक ऐसी फोर्स बन चुकी है कि उसका ख्याल है कि जो प्रोटेस्ट भी करेगा वो भी टेररिज्म के खाते में जाएगा। अभी आप एक वो कर लें, वो यंग बॉयज एंड गर्ल्स की एक पार्टी गुलबर्ग में हुई है। 51 जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, वो एक होटल के अंदर थे, पार्टी कर रहे थे। और उनके ऊपर मुकदमा जो है वो आपने वायलेशन ऑफ 144 का किया है कि असेंबलिंग 144 क्या है सेक्शन, कि 4 या 4 से ज़्यादा बंदे एक जगह पे इकट्ठे हों। तो आप इस पे अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम कितनी ताकत पंजाब पुलिस को आपने दी है कि आप कोई कोई शिक लगा दें, किसी को पकड़ के टेररिज्म से लेके नेम एनीथिंग, तो भाई कौन कौन बंदा अफोर्ड कर सकता है सड़क पे मैं आप किसी भी सेगमेंट से इसका ताल्लुक हो। देखिए देखिए, इसमें एक सवाल नहीं, इस चीज़ का डर हुकूमत को क्यों नहीं है? इसका जवाब मुझे आप दे सकते हैं? जी, बिल्कुल इसलिए है कि स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे में बसत-ए-एहतराम, हुकूमत को डर इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट पूछने वाली नहीं है। कोर्ट्स पूछने वाली नहीं है। आज पेशावर रेडी हो रही है, फैसला दिया है। ऐसे हो आज पेशावर हाई कोर्ट का सुनिए, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, वो जो लॉन्ग मार्च किया था पीटीआई का कि जनाब इन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल की, रेस्क्यू की गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल की। सख्ती से तंबीह की गई हुकूमत को कि जनाब आपने स्टेट की रिसोर्स को यूज़ नहीं करना। उन कोर्ट्स को ये नज़र नहीं आता कि अरबों रुपए के ऐड जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा की पिक्चर्स को देने के लिए दिए जाते हैं, प्रमोशंस के लिए दिए जाते हैं, उस पे कोर्ट्स को कुछ नज़र नहीं आता है। जब जहाज़ों को लेकर जापान जाया जाता है तो खाली सीटें भरने के लिए रिश्तेदारों को बिठा लिया जाता है, कभी सोच को रस्मी है, सब कोर्ट के हवाले में। वो जो आप बात कर रहे हो, वो है वो तोड़, और ये कोर्ट्स तोड़ी इतनी तोड़ दी गई है कि जजेस रिटायर होके खुद बाहर निकल रहे हैं। जजेस आर हैंगिंग देयर रोप्स के भाईजान, बस खत्म हो गया। अगर आपने तमाशा ही सुनाना है, ज़मीन के राइट्स बहुत चेंज हो गए ना, चीज़ें चेंज हो गई। पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम बदल गया 26वीं तरमीम के बाद, और जो रहा सहा आसी तमीम बस के एहतराम पाकिस्तान में जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तब से जुडिशरी का सिस्टम चेंज हो गया हुआ है। अब आपने सिर्फ उसको कानूनी कवर दिया है और उसके अलावा कुछ नहीं है, वरना आपके ख्याल में इस्लामाबाद के 5 जजेस निकल के ये बोल रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है।
मर्जी के फैसले लेने के लिए और वो सिस्टम लेकर वो किसी मकसद नहीं को जो है कि फिर खूब सुनकर रमीज साहब आपने कहा ना 5 जजेस बाहर निकल के सड़क पे मत आए 5 जजेस निकल के वो सेक्शन 144 की वायलेशन हो जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपसे यही पूछता साले मुझे काम भी कर क्वेश्चन ये है कि क्या पीटीआई के पास प्रोटेस्ट सड़क के ऊपर एहतजाज करने के अलावा कुछ और तरीका है जिससे वो कोई अपना पॉलिटिकल केस सामने रख सके अवाम? मुझे जवाब में मैं आपसे पूछूँगा ये अवाम महँगाई के चक्कर में पिस रही है, इनको फ्यूचर नज़र नहीं आता, जॉब दर जॉब जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो आपको पता है कि हम फ्रीक्वेंटली एक यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर भी करते हैं एफआईए को और इमिग्रेशन के मामलात को। तो हज़ारों लोग जो हैं वो लाइनों में लगे होते हैं मुल्क में इमिग्रेशन अफ़सरान के ऑफ़िसेज़ के बाहर। सिर्फ़ बहिश्ती दरवाज़ा है जो इमिग्रेशन का दफ़्तर है, इमिग्रेशन का ऑफ़िस क्रॉस करने के लिए ताकि इस मुल्क से बाहर जा सकें। तो वो लोग तो एहतजाज कर नहीं पा रहे हैं। मुल्क का गरीब एहतजाज कर नहीं पा रहा। आपने फ़ाइन जो है 10-10 हज़ार रुपए ले जाए तो लोग तो एहतजाज कर नहीं पा रहे। तो पीटीआई कौन-सी ख़ुद आसमान से उतरी है, वो भी इन्हीं लोगों में से है। ये लोग जब अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर सकते, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो शायद लोग ना रमीज साहब आखिर में टाइम कम रह गया, आखिर में मैं एक कमेंट देना चाहूंगा आपका। पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू के बाद टाइम इनमें भी कम ही रह जाता होता है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आना चाह रही थी आजाद कश्मीर में, पहले सक्सेसफुल नहीं हुई। पूरा अनाउंसमेंट भी हुआ, सभी एमपीएस उनके पास 52 टोटल टोटल सीटें हैं उनके पास 36 मेंबर थे जो सपोर्ट कर रहे थे इनको आउट करने के लिए, आउट करने के लिए, जो कि अनवरुल हक है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। अब उस वक़्त सब कुछ होने के बावजूद वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है तहरीक में एतमाद नहीं ला पाई पीपल्स पार्टी। लेकिन 27वीं तरमीम में वोट करने के बाद सारा कुछ होने के बाद अब सडनली आज उन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी आ गया और उन्होंने अपना नया प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट फैसल राठौर को भी नॉमिनेट कर दिया। तो ये एक अच्छी डील मारी है पीपल्स पार्टी। देखिए, मैं आपको मुख्तसरन इसमें बताऊँ कि जब पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर मुठभेड़ जो है वो 5th गियर ले पकड़ी और इनकी आपस में मीटिंग शुरू हो गई। पार्टी ने कह दिया कि शायद हम जो है कोएलिशन को रिकंसिडर करें और हाई लेवल मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर। तो जब सारे मामलात यकदम अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ना शुरू हुए, तो मैंने पीपल्स पार्टी के लीडर से पूछा कि यकदम यकेक मामलात किस तरह बेहतर हो गए हैं? तो जहाँ उसने और बहुत सारे इंकशाफात किए, उसने एक इंकशाफ ये भी किया कि जनाब देखिए हमें गिलगित की और केपीके की गिलगित की और कश्मीर की हुकूमत आगे दी जा रही है। तो ठीक है, अगर इतना कुछ हमें मिल रहा है और पंजाब के अंदर कुछ ले-दे करके मामलात हम सेटल डाउन किए जा रहे हैं, तो ठीक है, तो वी आर हैप्पी। इसके बाद पूछा गया कि जब मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये रोका क्यों गया? उन्होंने कहा रोका इसलिए गया कि भजन आगे तरमीम है, वो तरमीम को ही वो वोट दे देंगे, तो सारी की सारी नंबर गेम हमारे लिए पूरी हो जाएगी। तो आप जो नंबर गेम बता रहे हैं दैट इज़ इर्रेलेवेंट, फैसला कहीं और हो गया है, नंबर गेम भी पूरी हो जाएगी। नंबर गेम जो है वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। ये मोहरें हैं, कहीं से उठा के कहीं पर रख देंगे, वहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। थैंक यू रमीज फॉर योर इनसाइट। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।